हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा क्षैतिज वितरण, लवणता का क्षैतिज वितरण पढ़ लिया था। तो हम लोग पढ़ेंगे अब लंबवत वितरण, गहराई के अनुसार जो वितरण है उसको पढ़ेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। जो विस्वत विस्वत पेटी है, तो विस्वत पेटी में क्या होता है कि देखो, लवणता जो होती है सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो लवणता सबसे पहले कम होती है विस्वत पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में लवणता बढ़ती जाती है। लवणता बढ़ती क्यों जाती है? क्योंकि 10 डिग्री के बीच जो होता है वहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों में जब जल पिघलता है और वर्षा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वर्षा प्राप्त होने से जो लवणता है वो क्या होती है, वो पहले तो यहाँ पे लवणता बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे लवणता और बढ़ती है नीचे तक जाने में। तो ये पेटी जो पाई जाती है विस्वत में, ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, लेकिन जब जल यहाँ पे विषुवत रेखा पे जल का मतलब, एक तो ध्रुवीय प्रदेशों से जल पिघला, और वर्षा जल, जो भी वर्षा जल है सालों भर प्राप्त होती है विषुवत पर। तो इसलिए यहाँ पे जल के आने से लवणता जो है 0 से 10 मीटर के बीच में बढ़ती जाती है। फिर 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक की गहराई तक बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर 10 से 200 मीटर की गहराई तक फिर लवणता धीरे धीरे कम होने लगती है, और 10 से 200 मीटर की गहराई को आइसोहेलाइन जोन कहते हैं। फिर 200 से 600 के मीटर के बीच में अचानक से लवणता बहुत तेज़ कम होती है, तो इसे बोलते हैं हेलोक्लाइन जोन। लवणता तेज़ी से गिरती है। फिर 600, यहाँ लवणता तेज़ी से गिर गई, फिर 600 से फिर धीरे धीरे लवणता गिरनी स्टार्ट हो जाती है, और 600 से नीचे के जोन को पिक्नुक्लाइन जोन कहते हैं। तो ये तो विषुवतीय पेटी का लक्षण हो गया। तो विषुवतीय पेटी का ये जो 0 से 10 मीटर की गहराई में जाने से जो है लवणता बढ़ रही है, इसी को कहते हैं लवणता प्रतिलोमन। ये वाली पेटी केवल विषुवतीय में पाई जाती है, क्योंकि विषुवत में सालों भर वर्षा प्राप्त होती है। बाकी और किसी पेटी में, अभी आपको दिखा दूँ, इस पेटी में भी कहीं भी मतलब लवणता पहले बढ़ी नहीं है। हर जगह लवणता धीरे धीरे घटती ही गई है, लेकिन केवल विषुवतीय पेटी में ऐसा हुआ है कि लवणता बढ़ी है, कम से ज़्यादा हुई है, क्योंकि वहाँ पे सालों भर वर्षा होती है। आपका ए वाला दूसरा है, दूसरा वाला भी इसी तरह से आइसोहेलाइन जोन, हेलोक्लाइन जोन, लेकिन यहाँ कोई ओ नहीं है, पेटी नहीं है, वो वाली जो बढ़ने वाली पेटी है। यहाँ पे नॉर्मल पहले 200 मीटर तक कम बढ़ेगा, फिर 200 मीटर से 600 मीटर अचानक से बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपका इधर वाले पेटी में भी है, इसको बोलते हैं, इधर देखिए, यहाँ भी लवणता कम है, लेकिन इसमें इसमें एक देखो, इसमें ऊपर उसमें सेकंड वाले में पेटी नहीं है, लेकिन इसमें भी पेटी वाली पाई जाती है ध्रुवों पर। क्योंकि ध्रुवों में ये पेटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ भी जल पिघल रहा है, तो ऐसे करके पाई जाती है। ये वाली पेटी भी पाई जाती है, और फिर 200 मीटर तक थोड़ा कम, फिर 200 मीटर पे 200 मीटर से 6 मीटर, 100 मीटर तक एकदम ज़्यादा। तो इन दोनों पे ध्रुवीय प्रदेशों में, एक तो ध्रुवीय प्रदेशों में ज़्यादा यहाँ पे ये पेटी पाई गई कि बढ़ गया, क्योंकि ध्रुवीय पिघलने लगे। और दूसरा जो है यहाँ पे वर्षा सालों भर वर्षा। तो विषुवतीय प्रदेशों में सालों भर वर्षा का एक ग्राफ इधर बढ़ा, और ध्रुवीय प्रदेशों में जल के इधर ग्राफ बढ़ा। तो यही कह रहा है कि 0 से 10 मीटर की गहराई तक इनके बढ़ने से जो लवणता बढ़ जाती है, इसी को लवणता प्रतिलोमन मंडल कहते हैं। परंतु उपोष्णकटिबंध में नहीं होता। उपोष्णकटिबंध में कोई ऐसा प्रभाव ही नहीं होता, ना साल भर वर्षा होती है, ना ध्रुवीय प्रदेशों की तरह जल गिरता है, तो इसलिए इस वाले में नहीं होती। 200 मीटर की गहराई के नीचे अचानक से लवणता बहुत तेज गिर जाती है, जिसे हेलोक्लाइन जोन या समलवण मंडल पेट, सॉरी, 200 मीटर से 600 मीटर तक हेलोक्लाइन जोन, जिसमें सर्वाधिक तेजी से लवणता गिर जाती है, उसे हेलोक्लाइन जोन कहते हैं। और ऊपर वाले को आइसोहेलाइन या समलवण मंडल पेटी कहते हैं। फिर 600 मीटर की सागर की तली की गहराई के नीचे का दर जो धीरे धीरे मंद हो जाता है, लवणता घटती घटती तो है, लेकिन धीरे धीरे घटती है, इसे कहते हैं पिग्नोक्लाइन जोन। और गहराई में जाने पर लवणता घटती है। तो ये हो गया वितरण। फिर है प्रादेशिक वितरण, चौथा। प्रादेशिक वितरण में क्या क्या है कि उष्णकटिबंधीय जो सागरों की लवणता है वो सबसे ज़्यादा है। उष्णकटिबंधीय सागरों की लवणता शीतकटिबंधीय की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी है, वाष्पन है तो वाष्पन से लवणता बढ़ जाएगी। दूसरा है उष्णकटिबंध में लघु आकार के सागर की लवणता, जो स्थल से घिरे हैं, जो लघु आकार के सागर हैं और स्थल से घिरे हुए हैं उष्णकटिबंध में, तो उनकी जो लवणता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो लवणता बढ़ जाएगी। जबकि शीतकटिबंध में इसके विपरीत होता है। जैसे कि रेड सी हो गया,
फारस की खाड़ी हो गई जो कि दक्षिणी पश्चिमी ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के बीच में है फारस की खाड़ी। तो यहाँ पे लवणता 39 से 45% है, उच्च है। जबकि बाल्टिक सागर और बुथानी की खाड़ी में लवणता 5% से भी कम है, क्योंकि ये शीत कटिबंध में स्थित है और ऊपर वाले उच्च उष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर दूसरा है सिंधु अरब सागर की लवणता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल सिंधु नदी का पानी गिरता है, तो पानी गिरने से लवणता तो कम हो जाती है। तो केवल सिंधु नदी का है तो इसलिए लवणता ज़्यादा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में तो बहुत सारी नदियाँ पानी गिराती हैं, तो लवणता कम हो जाती है। दुनिया की सर्वाधिक खारी झीलों में जिबूती का लेक असल है, टर्की का लेक वान है, जॉर्डन का मृत सागर और यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक है। भारत में सबसे लवड़ी झील चिल्का उड़ीसा में आकार के अनुसार, और मात्रा में सांभर झील राजस्थान का। लवणता के महत्व कौन कौन से हैं? तो सागरीय जलीय जीवों के लिए पोषकता का कार्य करता है, सागरीय जल के घनत्व में वृद्धि करता है, मानव के लिए नमक प्राप्त होता है, जलधाराओं की उत्पत्ति लवणता में अंतर के कारण होती है, इसके प्रभाव से क्वथनांक बिंदु ताप बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु जो है ताप घट जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा नहीं और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ नहीं बनेगा। वाष्पन दर को भी लवणता नियंत्रित करती है। फिर है सागरीय तरंग। तो सागरीय जल स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें आंतरिक एवं बाह्य कारकों के प्रभाव से गतिशीलता पाई जाती है। यह गत्यात्मकता दो रूपों में पाई जाती है, जल कणों के लंबवत दोलन के रूप में और क्षैतिज विस्थापन के रूप में, एक तो ऊपर और एक नीचे वाला भी, दोनों की तरह से। तो सागरीय जल कणों में लंबवत दोलन की क्रमिक व्यवस्था, जिसमें जल सतह पर श्रृंग एवं गर्तों का निर्माण होता है, तरंग कहलाती है। तरंगों में जल कण अपने ही स्थान पर लंबवत कक्षीय दोलन करते हैं, जबकि ऊर्जा का प्रवाह क्षैतिज होता है। इसलिए तरंगें सागरीय जल क्षेत्रों में तटों की ओर संचारित होती हैं। तो ये हो गया सागरीय जल तरंगे। इसको एग्जाम्पल सर ने बताया था कि जब वो मारते हैं, पत्थर मारते हैं जल में, तो ऐसे धीरे धीरे उठती हैं, तो इसी को तरंग कहते हैं। फिर ये देखो तरंग में कुछ चीज़ें देखते हैं ये वाली। तो तरंग में हिमालय स्तर हो गया, जल का लेवल। तो तरंग आई तो नीचे कुछ धंसा, कुछ ऊपर धंसा, तो जो नीचे गया उसे कहते हैं गर्त। और गर्त के ये वाला इस इतनी दूरी को आयाम कहते हैं, इस वाली भी दूरी को आयाम कहते हैं। और पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं, देखो। और श्रृंग है, श्रृंग ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो तरंग की संरचना क्या क्या है? माध्य रेखा से तरंग के ऊपरी हिस्सा श्रृंग, जबकि निचला हिस्सा गर्त कहते हैं। श्रृंग की ऊंचाई एवं गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। और जब श्रृंग और ऊंचाई गर्त की गहराई दोनों मिल जाती है तो तरंग ऊंचाई बन जाती है। यदि तरंगों में ऊर्जा अधिक हो तो आवृत्ति अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। मतलब E इक्वल टू ई अनुक्रमणवाती 1/λ होती है। एनर्जी का लैम्डा से डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आवृत्ति से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यानी अनुक्रमणवाती 1/λ होता है और ई अनुक्रमणवाती 1/λ होता है। तो ई अनुक्रमणवाती n हो गया, n माने आवृत्ति। फिर तरंग उत्पत्ति। तो तरंग की उत्पत्ति कई बाह्य एवं अंतरसागरीय कारकों के परिणामी है, परंतु यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए कि एक तरंग किस प्रकार से विकसित होती है तो इसके भिन्न भिन्न चरण है। सबसे पहले झुर्रियाँ या उर्मिकाएँ बनती हैं अनियमित, फिर केशिका तरंगें बन जाती हैं, फिर दोलनी तरंग बन जाती है और फिर गुरुत्वीय तरंग के रूप में बन जाती हैं। तो इसको ये 4 स्टेज हैं, झुर्रिकाएँ, केशिका तरंगें, दोलनी और गुरुत्वीय तरंगें। तो इसको पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम पवन आदि बाह्य कारकों के प्रभाव से, जब पवन आदि बाह्य कारक उसमें सागर में आते हैं तो सागरीय सतह पर क्या होती है? छोटी छोटी अनियमित झुर्रियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उर्मिकाएँ कहते हैं। जब उर्मिकाएँ नियमित होकर 2 सेंटीमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का रूप धारण कर लेती हैं तो इसे केशिकीय तरंग कहते हैं। मतलब ये 2 सेंटीमीटर तक की होती है केशिकीय तरंग। फिर 5 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर तक का रूप धारण कर लें तो दोलनी तरंग। और ऐसी दोलनी तरंगें जो गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से नियमित हो जाती हैं, मतलब एक नियम के अनुसार तेजी से जो है बहने लगती हैं, तो उसे कहते हैं कौन सी तरंगे? अपना गुरुत्वीय तरंगे या सागरीय तरंगे का रूप धारण कर लेती हैं, यही बड़े होकर के। अब देखो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। फेच किसे कहते हैं, सोयल किसे कहते हैं? फेच, सोयल, ब्रेकर, प्लंज लाइन, सर्फ, स्वेस, रिप करंट, बैकवर्ड, अंडर टो करंट, लेटरल करंट, सी, सुनामी, ये सब क्या है? तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, बताते हैं आपको। तो जो सी लेवल होता है, सी लेवल को फेच कहते हैं। जो 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 सबसे ऊपर का जल होता है उसे फेच कहते हैं। फिर ऊपर जो आ गया इसे ज्वार श्रृंग कहेंगे, नीचे वाले को गर्त कहेंगे। तो
इस श्रृंग और गर्त के रूप में जो चलता है लाइन, इसी को स्वैल कहते हैं। ये लाइन को स्वैल कहते हैं श्रृंग और गर्त के रूप में। अब जब ये श्रृंग आया यहाँ पे, तो यहाँ पे निमग्न तट से टकरा करके, निमग्न तट से टकराया तो इसको ऐसे ब्रेकर के रूप में ऊपर चला गया, ज़्यादा लंबा चला गया, इसे ब्रेकर कहते हैं। फिर ये ब्रेकर जहाँ आकर के गिरा यहाँ पे, तो इसे प्लंज लाइन कहते हैं, प्लंज लाइन। फिर इस प्लंज लाइन से क्या होता है कि कुछ धाराएं फिर आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, और यहाँ बढ़ करके यहाँ पर आने के बाद, फिर यहाँ तक आने के बाद फिर ये क्या होती हैं, वापस जाती हैं। तो एक तो तुरंत नीचे की ऊपर से तरफ वापस जाती हैं, सतह के सहारे एक वापस जाती हैं, तो उसे कहते हैं सतह के सहारे डिप करंट कहते हैं। और जब बैकवर्ड के सहारे जाती हैं तो उसे कहते हैं बैकविस कहते हैं, बैकविस। लेकिन यही जब लंबवत के रूप में जाएं तो लिटरल करंट हो जाता है, समांतर, इसी के समांतर जाएं तो उसे लिटरल करंट कहते हैं। तो ये तो हो गया शब्दावली के बारे में। और जब यहाँ से ये धाराएं चलती हैं, ब्रेकर वाली जो ये प्लंज लाइन से टकरा करके धाराएं आगे बढ़ती हैं, तो वो सर्फ या स्वैस की तरह बढ़ती हैं। सर्फ जो होता है वो झाग की तरह होता है, स्वैस बहुत तेज होता है। तो अब इसको हम पढ़ लेंगे एक साथ। तो वह सागरीय जल सतह है जिसमें नियमित गति से संचरित पौने तरंगों को उत्पन्न करती है, उन्हें फेच कहते हैं, ये वाली सतह। फिर है मुक्त सागरीय सतह में पाई जाने वाली वह नियमित तरंगें जो तट की ओर संचरित होती हैं, उन्हें स्वैल कहते हैं। जो तट की ओर संचरित हो रही है उन्हें स्वैल कहते हैं। फिर है तरंगों की गर्त निमग्न तट से टकराने के उपरांत ब्रेकर का निर्माण करती हैं। यहाँ से टकराने के उपरांत ये ब्रेकर बन गया, और ब्रेकर का निर्माण करती हैं, जिससे श्रृंग की ऊंचाई एवं तट की ढाल में तीव्र प्राप्त होती है। ये ढाल तीव्र हो जाता है। ब्रेकर जिस काल्पनिक रेखा के सहारे टूट कर तट की ओर आगे बढ़ते हैं उसे प्लंज लाइन कहते हैं। अब ब्रेकर हुआ तो नीचे आया, यहाँ से टूटा, टूट करके फिर आगे बढ़ा, तो इसे प्लंज लाइन कहते हैं। ब्रेकर के टूटने से सर्फ जो झागयुक्त तरंग है, और स्वैस जो तीव्र तरंग है, वो तट की ओर आगे बढ़ती हुई शोर मचाने वाली तरंग बनाती हैं। फिर है सर्फ एंड स्वैस का जल तट पर एकत्रित होकर सागर की ओर फिर से तीन धाराओं के रूप में वापस आ जाता है। यहाँ से तीन धाराओं के रूप में वापस आता है। अगर ये जल सतह की तरह वापस आ गया, जल सतह के ऊपर ही वापस आ गया, तो रिप करंट कहते हैं। अगर सागरीय तली के नीचे से आया तो इसे कहते हैं बैकवेस करंट। यदि बैकवेस करंट की गहराई 5 मीटर की है तो इसे कहते हैं अंडर टो करंट। और अगर वो समांतर हो जाता है तो उसे कहते हैं, यदि तट के समांतर प्रवाहित हो तो इसे लिटरल करंट कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी शब्दों से। अब देखो, संकीर्ण नदियों के मुहाने एवं बंदरगाह के समीप आगे पीछे दोलन करने वाली तरंगों को सेइसर कहते हैं। तो सेइसर इसमें चित्र में नहीं दिखाया गया। संकीर्ण नदियों के मुहाने एवं बंदरगाहों के समीप आगे पीछे दोलन करने वाली जो तरंगें होती हैं उन्हें सेइसर तरंगे कहते हैं। फिर चक्रवात आदि महातूफानों के समय सागर तटों पर उत्पन्न दीर्घ प्रचंड तरंगों को सीसर्ज कहते हैं। और सुनामी को आगे पढ़ेंगे, ये जापानी वर्ड है सुनामी। फिर है, ये तरंग तटों पर निक्षेपण करती हैं तो किसी भी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, तो इसे रचनात्मक तरंग कहते हैं। तरंगों के प्रकार बता रहा है कि रचनात्मक तरंग किसे कहते हैं, जब तरंग तटों पर निक्षेपण करके किसी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं तो रचनात्मक तरंग, और जब भी स्थलाकृति का विनाश कर दे तो विनाशी तरंग कहते हैं। गहराई के अनुसार 3 प्रकार के तरंग होते हैं, छिछले जल के तरंग, मध्यवर्ती गहराई के तरंग और गहरे जल के तरंग। तो ये हो गया तरंग के बारे में। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। थैंक यू।